party, the Maharashtra Navnirman Sena, we have Mr. Ketan Naik. Ketan Naik साहब नमस्कार। सर नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? हमेशा जबरदस्त। तो ये बताएं सर, आज की तारीख में कि लोकसभा के चुनाव में तो कोई बातचीत नहीं हो रही कि भाई एमएनएस शायद लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। क्या लोकसभा के चुनाव में आप कोई अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं या आप सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे असेंबली पर? केतन नाइक जी। सर ऐसी बात नहीं है। लोकसभा के लिए अगर आपने अभी रिसेंटली राज साहब को फॉलो किया होगा जी, तो आपको पता होगा कि राज साहब ने महाराष्ट्र के बहुत सारे लोकसभा मतदार संघ जो है उनपे जो भी निरीक्षक पार्टी की ओर से चुने गए थे उनकी मीटिंग्स बैक टू बैक हुई है। और अभी तो बांद्रा में लगातार इन सारे निरीक्षकों के साथ में राज साहब की 1-to-1 चर्चा हो रही है, मीटिंग हो रही है। पूरे उस मतदार संघ का पूरा एक हिस्ट्री, एक पूरा स्प्रेड उनके सामने रखा जा रहा है और उसके हिसाब से आगे के निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये मालूम नहीं है सर। अभी तक इसका निर्णय हमारे तक तो नहीं आया हुआ है, लेकिन जहां तक दिख रहा है कि लड़ना तो जरूर है, लेकिन कैसे, कहां, कब, वो सब अभी तक तय होना बाकी है। जी प्रदीप जी। केतन नाइक जी, स्वतंत्र वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी का आज स्मृति दिन था, तो मुझे नहीं लगता कि राज ठाकरे साहब को छोड़कर किसी ने इस चीज का जिक्र भी किया है। हमने कहीं देखा नहीं है। राज साहब ठाकरे एक ही व्यक्ति है, अपने ट्वीट में उन्होंने उस स्मृति दिन में याद करके विनायक दामोदर सावरकर जी का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स महाराष्ट्र उसको हाईलाइट कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि ये एजेंडा सिर्फ लोग इसलिए सावरकर का नाम सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, बट असलियत में सब भूल जाते हैं? वेरी हैज टू रियली इनको रिवर करने की बात है, तो पीपल टेंड टू फॉरगेट एंड वी फाइंड ओनली राज ठाकरे साहब रियली रिमेंबरिंग दामोदर स्वतंत्र वीर सावरकर जी। केतन नाइक जी। सर ये हमारे महाराष्ट्र का एक तेजस्वी सूर्य, एक क्रांति सूर्य हम जिसे सावरकर जी के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर बातचीत करने के लिए उनको पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता आज की महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी हमारे नेतागण है जो सावरकर जी पे नेगेटिव रिमार्क्स पास करते हैं, जो उनके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, उन्होंने कभी सावरकर जी को पढ़ा होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर आप आज राज साहब का ट्वीट देखेंगे तो उसमें राज साहब ने सावरकर जी के विचारों का एक अलग एंगल जनता के सामने रखा है, जिसमें वो अपने विचारों के प्रति कितने मतलब कौन से विचार समाज के सामने आने चाहिए, कौन से विचार आप भूल जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कौन से विचार भूलने नहीं चाहिए, इसके बारे में जो कोट उनके है वो कोट आज राज साहब ने जनता के सामने लाए हैं। तो राज साहब उनका सर, उनको जो बुक पढ़ने का उनका एक शौक उनका रहा है वो बहुत ही गहरा है। वो हर तरह की चीजें पढ़ते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करते होते, तो उन्होंने सावरकर जी को थरोली पढ़ा है, इसलिए उनकी तरफ से हमें ये इस तरह के ट्वीट देखने मिलते हैं। और वो सावरकर जी में दिल से विश्वास रखते हैं, इसके लिए ऐसे तरह के ट्वीट आपको देखने मिलते हैं। अमित ठाकरे जी ने कहा कि राज्य गीत हर विद्यालय, हर स्कूल, हर महाविद्यालय में जरूरी है और इसे शुरुआत होना चाहिए। इनके अमित ठाकरे जी ने कहा कि इवन वर्किंग इंस्टीट्यूशंस जहां भी काम है वहां पर भी इस चीज का राज्य गीत से शुरुआत होना चाहिए। नाउ दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये एक पैट्रियोटिज्म, एक नेशनलिज्म जहां महाराष्ट्र के हिसाब से ये ठीक है, और अमित ठाकरे जी ने एक ढंग से अच्छा ही कहा। इसको आप कैसे देखते हो? सर बिल्कुल, अगर आज आप देखेंगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां, सरकारी कार्यक्रम, वहां पे भी राष्ट्रगान से पहले राज्यगान बजाया जा रहा है और वो उसको सभी सम्मान उसका कर रहे हैं। हमारे सर, मुझे लगता है इसकी शुरुआत हमारे पक्ष के जो मेड़ावे, जो हमारे जो भी सभाएं होती है उसमें की गई थी। पहले राष्ट्रगीत से पहले राज्य गीत भी बज रहा है और उसके बाद में राष्ट्र संगीत भी इसके सम्मान में बजता है। तो मुझे नहीं लगता सर इसमें कोई गलत बात है। और ये जो राष्ट्र है वो सारे राज्यों से जुड़ के अगर ये राष्ट्र बना है तो हमारी राज्य की अस्मिता, हमारे राज्य का गीत अगर वो भी महाविद्यालयों में बजता है तो आने वाली सारी जो जनरेशन है उनको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा और उनके बारे में थोड़ी जानकारी उनको मिलेगी। तो ये अच्छी डिमांड अमित साहब ठाकरे जी की तरफ से की गई है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अमित ठाकरे जी का सवाल है, ही इज बिकम अ रियल यूथ आइकॉन। आई मीन फ्रॉम व्हाटएवर फीडबैक वी आर गेटिंग, हम लोगों को जो फीडबैक आ रही है तो जबरदस्त पॉपुलैरिटी है, मतलब एटलीस्ट युवाओं के बीच में और तो छोड़िए बाकी सबके बीच में भी। सब लोगों को ये अमित ठाकरे ने असल में
प्रबोध धनखड़ ठाकरे जी की बहुत बड़ी झलक दिख रही है, ऐसा करके लोग बोल रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा लोग बोल रहे हैं, आप बताएं केतन नायक जी। सर ये ऐसे यूथ लीडर है जो अपने विचारों के प्रति एकदम पक्के हैं। उनकी जो जो जिसको हम मराठी में वारसा कहते हैं, वो वारसा पूरी तरह से क्लियर है। उसमें कोई भी विचारों में परिवर्तन या कोई और लाइन लेने का कोई विचार इस नेता में नहीं है। ये जिन स्टूडेंट्स का नेतृत्व करने के लिए हर जगह जा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं, वहां के हर स्टूडेंट से 1 to 1 बात करने वाले नेता है, जमीन पे रहने वाले नेता है और हम सबके फेवरेट युवा नेता बन चुके हैं। आप पुणे का अगर हमारी रैली, अगर हमारा मोर्चा आपने देखा होगा, तो उसमें एक संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई। उनको जैसे ही पता चला कि जिस यूनिवर्सिटी में उनको जाना है, उस यूनिवर्सिटी के सामने एक परीक्षा केंद्र है और वहां पे 12th स्टैंडर्ड के लड़कों की, बच्चों की एग्जाम होने जा रही है। तो जो मोर्चे में ढोल ताशे थे, हमें जो घोषणाएं देनी थी, वो सारी चीजें उन्होंने मोर्चा शुरू होने से पहले एक व्हीकल पे चढ़ के उन्होंने सारे लोगों को अनाउंस किया कि कोई भी आवाज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हम जो मोटिव हमारा है, जो काम करने हम आए, हम वो काम करेंगे, लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। मोर्चा सीधा यूनिवर्सिटी में गया, शांतिपूर्ण ढंग से गया और वो मुझे लगता है उस विषय को जितना उजागर करना था वो उजागर भी किया गया। तो मुझे लगता है सर ये उस तरह के यूथ लीडर है जो आज की यूथ को पसंद आते हैं। मतलब हमारे देश में ये भी लोग हैं जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं और उनकी उम्र 60 साल तक जाके पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है सही मायने में अमित साहब ठाकरे के रूप से एक नए युवा नेता हम सबको मिले और उनके साथ जुड़ना और चलना ये अभी के जनरेशन को बहुत जरूरी है। दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, आई डिडंट नो दैट। ये मुझे मालूम नहीं था केतन नायक जी, जो अभी अभी आपने बताया प्रदीप जी, ये जबरदस्त चीज है यार, बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। और ये जो खुद स्टूडेंट रह चुका है उसी को मालूम होना चाहिए और उसी को मालूम होता है कि भाई साथ में परीक्षा चल रही है और हम यहाँ पे ढोल ताशे तुतारी वगैरह लेकर के आ गए हैं और वो सब कैंसिल कर दिया और सबको बोला कि बिल्कुल साइलेंटली जाएंगे, चुपचाप जाएंगे, क्योंकि बच्चे लोग वहां पर इम्तिहान दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। दैट इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, फैंटास्टिक। प्रदीप जी, अब जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ केतन नायक जी, उसमें एकनाथ शिंदे जी ने बहुत जबरदस्त ट्वीट कर दिया, एक मराठा लाख मराठाओं के लिए लाभ देने वाले रिजर्वेशन बिल है। बहुत ब्यूटीफुल ट्वीट उन्होंने किया था और उसके बाद सेलिब्रेशन हो गए। देव फडणवीस जी भी थे, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार, सब सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक ऐसे लगने लगा कि जरांगे पाटिल जी नाराज हो गए। इधर जरांगे पाटिल जी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, उधर भुजबल साहब भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो आखिरकार सक्सेस किसका हो गया? इससे पहले भी 2-3 बार हम लोग देखा कि सेलिब्रेशन हो रहा था। जब ठाणे में मीटिंग हुआ, एकनाथ शिंदे जी मंच पर आए, नींबू जूस देके उनको छोड़ दिया, तो फिर उल्लास। ये कितने बार सेलिब्रेशन होगा और कितने बार ये साखली चलेगा, आंदोलन चलेगा, फिर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भुजबल साहब भी नाराज। केतन नायक जी, सर ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है क्योंकि ये बिल पास कितने बार होगा, अब तो ये सवाल आ रहा है। इसके पहले भी एक बार बिल पास हो चुका था, अब भी बिल पास हो रहा है। बिल पास होने के बाद में जब तक सुप्रीम कोर्ट में बिल नहीं टिकेगा, जब तक केंद्र सरकार उसमें अपने अभिप्राय नहीं देगी, तब तक ये आरक्षण मिलने कैसे वाला है। अब जरांगे जी का अगर हम पूरा प्रवास देखें तो सर मैं वापस एक बार कहना चाहूंगा कि उनकी रिस्पेक्ट है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज उनके नेतृत्व में कुछ 19-20 होता हुआ नजर आ रहा है। उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ दिखा हुआ है और किस दिशा में उनको जाना है ये अब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो मीडिया में दिख रहा है उसके हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मराठाओं को भी प्रश्न पड़ा है सर, जो राज साहब ने बेसिकली प्रश्न उठाया था कि आपको क्या मिला है इसमें से। अगर कोई आरक्षण का सेलिब्रेशन आप कर रहे हो तो उस सेलिब्रेशन से हमें मिला क्या है, इसकी जानकारी सर अब तक कोई भी नेता, कोई भी आंदोलक, कोई भी सामने देने को तैयार नहीं है। और मुझे लगता है मराठा भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। अब राज साहब ठाकरे जी ने शरद पवार जी का आलोचना किया, बोले कि जिसने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कभी बोला नहीं, कभी उनका स्तुति नहीं किया, अचानक तुतारी लेकर रायगढ़ किले पे चढ़ गए और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलने लगे, तुतारी के वर्णन करने लगे। तो ये जो बदलाव आया शरद पवार जी में, ये राज साहब ने पूछा कि मैंने पहले उनको इंटरव्यू भी किया था, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में खुलेआम बात नहीं करते, इनका वंदन की बात नहीं करते, आप सिर्फ शाहू फुले अम्बेडकर। तो ये चेंज आप कैसे, राज साहब ने डिस्क्राइब कर दिया। केतन नायक जी, हाउ डू यू सी जो आलोचना शरद पवार जी का किया राज साहब ठाकरे ने? सर राज साहब जी का मैं आपको पिछले बार भी आपको मैंने बताया था कि राज साहब जी वो नेता है जिन्होंने भूतकाल का जो सारे अपने जो पॉलिटिशियंस आज आपको दिखते हैं उनका भी सफर उन्होंने देखा हुआ है और जो आगे जो घटने वाला है
वो भी उनको साफ नजर आता है। अभी शरद पवार जी का जब उन्होंने इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने सवाल पूछा था उनको कि आपके भाषणों में कभी भी फुले शाहू आंबेडकर ये 3 शब्द आते हैं, लेकिन कभी भी शिवाजी महाराज क्यों नहीं आते? तो ये तो उनको पता था, ये किस तरीके से इनका बिहेवियर है और क्या सोच है इनकी, ये इनको पता था। ये जातिवाद में इस पार्टी का क्या योगदान है ये भी उनको पता था। इसलिए उनकी तरफ से ये सवाल इतने बड़े नेता को एक पब्लिक फोरम पे उन्होंने पूछने की हिम्मत की थी और उनको पूछा था ये सवाल, उसका जवाब सही तरीके से मिला नहीं था। मुझे लगता है सर आज जब इनकी पार्टी टूट पड़ी है, इनके पास आज नई सिंबल लेने का टाइम आ गया है, इनका कैडर बिखरा हुआ पड़ा है, तब जाके इनको शिवाजी महाराज की याद आई है। और 40 साल बाद उन्होंने खुद मीडिया के सामने कहा कि 40 साल बाद वो रायगढ़ किले पे गए। अब तक शिवाजी महाराज के दर्शन लेते हुए का तो फोटो उनका अब तक सामने आया नहीं है। जो महाराज की समाधि है वो तो मैंने तो देखा नहीं, अगर आया हो तो आप बता दीजिए। नहीं, वही आलोचना किए थे, रायगढ़ किले में तो गए थे मगर वहां पर गए नहीं, वहां पर वंदन करने नहीं गए, वहां पर नमस्कार अपना माथा टेकने नहीं गए। ये एक चीज है, वो सब लोग आलोचना उस चीज का कर रहे हैं। राज साहब ठाकरे ने इसको हाईलाइट कर दिया था। केदार नाइक जी सर बिल्कुल, राज साहब जी को तो पता ही है इनकी किस तरह से विचारधारा आज तक रही है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हमारे महापुरुषों को जातियों में विभाजित किया जाता है। इलेक्शन सर पे होते ही महापुरुषों का नाम लिया जाता है। व्यासपीठों पे महापुरुषों की मूर्तियां रखेंगे, लेकिन वो आचरण में लाएंगे नहीं। उनके विचार, उनकी सामाजिक बंधुता के सारे विचार आचरण में लाएंगे नहीं। ये हमेशा से होता है। इसीलिए सर मैं आपको बताता हूँ, हमारी पार्टी में जातिवाद को बिल्कुल स्थान नहीं है। तो जब अब हम अगर महापुरुषों की प्रतिमा हमारे मंच पे रखते हैं तो उनका आचरण भी करना जरूरी है, और वो इन बाकी नेताओं से होता नहीं है। तो राज साहब ने यही इस माध्यम से हाईलाइट किया है। नहीं, अभी तक ये चल रहा था कि हमारे शरद पवार जी जो हैं वो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते थे, या छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले पे या कहीं पर भी ज़्यादा नहीं बोलते थे, क्योंकि शायद उनको ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मुस्लिम वोट हट जाएगा। तो आज वो स्थिति नहीं है क्या? आज मुस्लिम वोट उनके साथ है या नहीं है? क्या लगता है आपको? अभी क्या है? He's become मतलब क्या डेस्परेशन आ गई है अभी, क्या हुआ है? सर पता नहीं, लेकिन वो आजकल नास्तिक से आस्तिक बन चुके हैं। वो शिवाजी महाराज को भी अब प्रेस करने लगे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है, शायद देश की हवा बदली होगी और बदलती हवा का अंदाज उनको आ गया होगा। जी जी, बिकॉज दिस इज अमेजिंग रियली। केदार नाइक जी, हम लोग वही देख रहे थे कि शरद पवार जी के बैस्टन बोले कि वो पश्चिम महाराष्ट्र है। पश्चिम महाराष्ट्र में असेंबली में 54 सीट यूनाइटेड एनसीपी को मिला था, उसमें 27 सीट्स पश्चिम महाराष्ट्र ने शरद पवार जी लेके आए थे। मगर आज वहां पर चैलेंज है, बारामती गढ़ पर ही हल्ला हो गया। अजित पवार जी वहां पर कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं एमपी के लिए, और जितने पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र है सब जगह अजित पवार जी और जो बड़ा गठबंधन है वो कैंडिडेट्स खड़ा कर रहा है। तो हाउ डू यू सी, मीन्स आप पॉलिटिक्स तो आप भी देखे हो, आपने बहुत करीब से देखे हर चीज। यहां पर जो पश्चिम महाराष्ट्र पे अटैक हो गए, क्या शरद पवार जी इसको सर्वाइव कर पाएगा? सर ये कहना बिल्कुल अभी मुश्किल है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे इन चीजों के जवाब मिलने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी ये जिस परिस्थिति से इनका पक्ष और इनका पूरी फैमिली जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं कारण अगर ढूंढना हो तो वो इनके अंदर ही है। अगर पश्चिम महाराष्ट्र में इनकी सत्ता इतने सालों से रही है, तो आज पश्चिम महाराष्ट्र 2, 3, 4 टुकड़ों में क्यों बट रहा है? वो पूरा इनके पीछे अगर खड़ा रहा था आज तक, तो आज वो इनके पीछे खड़ा क्यों नहीं रहा है? इसके रीजन इनको अभी ढूंढने पड़ेंगे सर। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों जो टक्कर वहां पे होगी उसमें नुकसान मुझे लगता है दोनों का होने वाला। यहाँ पर केतन नायक जी आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ तक राज ठाकरे जी का प्रश्न है, अभी हाल ही में जब उनकी मीटिंग हुई थी देवेंद्र फडणवीस जी से, तो बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या राज ठाकरे साहब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता हो गया है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ है क्या? सर इस बात का उत्तर आप एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता से पूछ रहे हैं। आप राज साहब को अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे बड़े निर्णय वो अपने विजन से और अपने खुद की सोच से लेते हैं, और हम जो महाराष्ट्र सैनिक होते हैं वो उन्होंने लिया हुआ निर्णय फॉलो करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है सर सही समय पे खुद राज साहब भी इसके बारे में खुलासा करेंगे, और वो मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मेरे मन में आई है, वो मतलब मन में क्या आई है, सभी के मन में आई है, वो तो हमने देखा जिस प्रकार शर्मिला ठाकरे जी अभी काम कर रही हैं। हम लोगों को ये लग रहा था कि चलो ठीक है, वसाई विरार के अंदर कहीं उसके बाद बैठ जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अभी भी बाहर हैं, अभी भी लोगों के इश्यूज़ को ले रही हैं और ज़बरदस्त तरीके से ले रही हैं।
तो पार्टी के भीतर इसमें क्या प्रभाव पड़ा है? क्या लोग प्रोत्साहित हुए हैं शर्मिला ठाकरे जी के इस नए रोल को देख करके, इस नई भूमिका को देख करके? केतन नायक जी। सर, पार्टी में बहुत बहुत ही ऊर्जा इस वक्त है, क्योंकि पूरा हमारा ठाकरे परिवार आज रास्ते पे है, आज लोगों के साथ खड़ा है। आप देखेंगे तो अमित साहब ने भी जो ये मोर्चा पुणे में लिया, उसमें भी शर्मिला बहनी ने उपस्थिति लगाई और उन्होंने उसमें वॉक भी किया। उस मोर्चे में वो चली है। यूनिवर्सिटी के अंदर भले वो ना गई हो, लेकिन उस मोर्चे का पूरा नेतृत्व में वो चल रही थी, अमित साहब के पीछे चल रही थी, लेकिन वो उस मोर्चे में थी। उसके अलावा भी कई सारे इश्यूज पे शर्मिला बहनी की तरफ से काम शुरू है। सारी महिलाएं उनको रोज आके मिल रही है, अपनी अपनी समस्या उनके सामने रख रही है जी। तो राजनीति का तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन सामाजिक काम जहां जहां पार्टी की तरफ से हो रहा है, वहां शर्मिला बहनी बैकअप देने आ रही है और हर महाराष्ट्र सैनिक, वो फिर महिला हो या पुरुष हो, उसके पीछे खड़ी रह रही है। और दूसरी चीज क्या है, मतलब ऑलमोस्ट आखिरी चीज है, उसके बाद शायद प्रदीप जी कुछ और पूछेंगे आपसे, कि राज ठाकरे जी ने जो अभी तक सोल्यूशन दिया है रैशनली, पूरा सोल्यूशन तो नहीं दिया है, खैर पूरा सोल्यूशन तो तभी आएगा जब राज ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के फार्मर्स को लेकर के, मराठवाड़ा को लेकर के और अन्य जो रीजन्स हैं महाराष्ट्र के, खानदेश हो गया, विदर्भ हो गया और कोंकण हो गया, वेस्टर्न महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने खास बात नहीं करी है। फार्मर्स को लेकर के अभी तक जो राज ठाकरे जी ने बात करी है, मेरी समझ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बात अगर किसी ने करी है तो वो राज ठाकरे जी ने करी है। इसमें इसको आगे बढ़ाने का काम कुछ हो रहा है क्या केतन नायक जी? सर, किसके बारे में कहा आपने? आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा फार्मर्स के बारे में, किसानों के बारे में। अच्छा, किसानों के बारे में जो अभी तक राज ठाकरे जी ने उपाय दिए हैं और जो उन्होंने दिशा निर्देश करने की बात करी है सरकार को, वो अभी तक सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है मेरी समझ में। अब इसमें क्या एमएनएस और ज्यादा काम करेगी केतन नायक जी? सर, मुझे लगता है जो फार्मर्स के लिए रिलीफ की बात करनी है और अगर उसमें सच में कुछ रेवोल्यूशनरी अगर कुछ करना हो जी, तो सर सत्ता हाथ में होना बहुत आवश्यक है। करेक्ट। जिस पक्ष के हाथ में सत्ता है वो ही फार्मर्स के जीवन में कुछ अलग बदलाव ला पाएगा। आपको पता होगा, कोई फाउंडेशंस होती है, कोई पानी फाउंडेशन या ऐसे बहुत सारी फाउंडेशंस है जो पानी को जमीन में जाए उसके लिए इरिगेशन का काम कर रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में पूर्ण सत्ता हो और उस पूरे डिपार्टमेंट को चलाने की आपके पास में अगर क्षमता हो, तो मुझे लगता है राज साहब उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज ला सकते हैं। हमारी ब्लूप्रिंट में भी फार्मर्स के लिए बहुत सारे सुझाव और योजनाएं पहले से मौजूद है। आज ही मैंने मीडिया में कहीं पे स्टेटमेंट सुना है कि अजित पवार साहब भी महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ बात करने लगे। तो मुझे लगता है अगर वो ऐसा कुछ करने वाले होंगे तो उन्होंने भी इरिगेशन खाता इससे पहले चलाया होगा, तो उनको चाहिए कि हमारी ब्लूप्रिंट एक बार उसमें से कुछ समझ ले, कुछ उसमें से अगर उनको सुझाव मिलते हैं तो वो भी उन्होंने सीख करना जरूरी है। सर, उसमें सुझाव ही नहीं है, वो ब्लूप्रिंट मैंने पढ़ा है, उसमें सिर्फ सुझाव ही नहीं है, उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि क्रॉप पैटर्न क्या होना चाहिए, कौन से क्रॉप होने चाहिए, सॉइल प्रिजर्वेशन की बात की गई है, वाटर प्रिजर्वेशन की बात कही गई है, और जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है जो तकरीबन हर जगह पे खत्म हो चुका है, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बाय द वे मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है महाराष्ट्र में अगले 5 साल में। इतना बड़ा क्राइसिस होने वाला है, इतना बड़ा क्राइसिस होने वाला है, वी आर नॉट रेडी फॉर इट। ऐसा अकाल पड़ेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ है। उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे साहब ने बात करी थी, मैं बात कर रहा हूं 10 साल पहले की। नाउ द पॉइंट इज दैट दिस इज द ओनली मैन विद अ विजन फॉर महाराष्ट्र। आई होप टू गॉड पीपल रियलाइज दैट नाउ इज द टाइम टू वोट फॉर राज ठाकरे। कि केतन नायक साहब, सबको मौका दिया महाराष्ट्र के लोगों ने, सबको, जितनी पार्टियां हैं, हर एक कोई कभी ना कभी सत्ता में रहा है या रही है, या कोalition में रही है, अलायंस में रही है, छोटा सा पार्टनर बन के रही है। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है कि लोगों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वोट करना चाहिए। केतन नायक जी, आप बताएं। सर, मुझे लगता है जो अभी की जनरेशन है, अगर आप उसको ठीक से देखेंगे, उनकी अगर सोच को आप समझेंगे, तो सर ये डिग इन करने वाले लोग हैं। ये किसी का नैरेशन सुन के अपना मत नहीं बनाएंगे। ये जाएंगे अंदर, ये पता करेंगे कि पिछले हमारे जो नेता होके गए उन्होंने क्या क्या बातें करी है, उन्होंने क्या महाराष्ट्र के या देश के सामने ये चीजें रखी थी, और उनके निर्णयों का हमारी पूरी आयु पे क्या परिणाम होने वाला है। तो जब ये जाके ढूंढेंगे कि एक नेता था जो ये बातें 10 और 20 साल पहले कर रहा था, और वो नेता को उस समय की वोट करने की क्षमता रखने वाली जनता ने सत्ता में क्यों नहीं लाया, ये सवाल अगर आने वाली जनरेशन अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों को ना पूछे, अगर आप नहीं चाहते होंगे तो ये सही समय है
तुरंत राज साहब को सत्ता में लेके आए ताकि इन सारी चीजों में बदलाव हो सके और आने वाले शर्मिंदगी के हम सब बच सके। राइट यू नो केदार नाइक जी, इलेक्शन ड्यूटी में जो टीचर्स को लेके जा रहे थे तो स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा था और ये परंपरा लगातार चल रहा था, कोई इसका आवाज नहीं उठा रहा था। राज साहब ठाकरे जी ने आवाज उठाए, उन्होंने कहा कि आप ऐसे वक्त पर टीचर्स को ऑन इलेक्शन ड्यूटी पर लगाओगे और ये कंपलसरी करोगे कि आपको आना ही पड़ेगा, व्हाट हैपेंस टू स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्रिटिकल इश्यूज और एग्जाम के वक्त पर टीचर्स को उठा के आप बोलेंगे इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दो, तो प्रश्न सही था, राज साहब ठाकरे जी का प्रश्न सही था कि इतने साल आप कर क्या रहे थे, इलेक्शन के स्टाफ ने ये किया। हाउ डू यू सी इट, द ग्रेट मूव बाय राज साहब ठाकरे जी, हाउ डू यू सी इट केदार नाइक जी? सर ये कोई मूव की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न राज साहब के सामने जब आते हैं तो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, उसकी जो ग्रेविटी होती है, उस हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। और हमने बहुत बार देखा है कि जब राज साहब खड़े हो जाते हैं तो कभी कभी वो सरकार से भी बड़े हो जाते हैं। अब ये जो मुद्दा था, अगर एग्जाम के पीरियड पे शिक्षकों को इलेक्शन ड्यूटी लग जाएगी तो बच्चों का भविष्य क्या है? फिर बच्चों को जो शिक्षा मिलनी है एग्जाम से पहले, उनको जो रिवीजन लेनी है, उनकी जो सारी शिक्षा से रिलेटेड चीजें, जो उनका एक्चुअल काम है, वो अगर वो उनको करने नहीं दिया जाएगा तो ये तो बहुत गलत बात होगी। इसलिए राज साहब ने तुरंत इस विषय को एड्रेस किया। इलेक्शन कमीशन के पास अमित साहब जी के नेतृत्व में हमारे नेता बाळा नांदगावकर जी और नितिन सरदेसाई साहब, ये सारे लोग वहां पे गए और इलेक्शन कमीशन को जो भी उनके तरफ से एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद में ये निर्णय उनकी तरफ से पीछे लिया गया, ऐसा हमारे सामने आया। और जो आपके अलग अलग कैंपेन थे, मुंबई गोवा हाईवे, सुधारीकरण रस्ते का, टोल टैक्स वाले इशू, वसई विरार वाटर प्रॉब्लम, आपका तो संघर्ष जारी है, हमने देखा और लोग अप्रिशिएट भी किए अच्छे संघर्ष। बट दर्शकों के लिए कुछ रिजल्ट आगे धीरे धीरे जिस प्रकार से जा रहा है, केदार नाइक जी? सर संघर्ष बिल्कुल जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि हमारे जो नेता, जो कार्यकर्ता किसी विषय को अगर लेते हैं तो वो विषय खत्म होने तक उसके पीछे पड़े रहते हैं, भले उसमें थोड़ा सा समय लग जाए। वसई विरार का प्रश्न हो या मुंबई गोवा हाईवे का प्रश्न हो, जिन के पास इस विषय की जिम्मेदारी है, उनका काम उसमें चल रहा है, उसमें जानकारी इकट्ठा करना चल रहा है। आने वाले समय में आपको उसके ऊपर की अलग अलग एक्शंस दिखाई देंगी। जबरदस्त। थैंक यू सर केदार नाइक जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। आई होप टू गॉड पीपल इन महाराष्ट्र रियलाइज that they do need to vote for the Maharashtra Navnirman Sena. That's what I think anyway. Very frankly speaking, we have tested everybody. Let's test them also. And if they fail, get rid of them. मेरा ये कहना है कि अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, डोंट वोट फॉर देम नेक्स्ट टाइम, सीधी बात है। बट एटलीस्ट गिव देम अ चांस। लेट्स बी वेरी क्लियर, जहां जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपना हाथ डाला है वहां पर वो सफल हुए हैं। और आज की तारीख में अकेली पार्टी जो महाराष्ट्र के हित के बारे में बात कर रही है, महाराष्ट्र के विषयों के बारे में बात कर रही है, महाराष्ट्र का जो आम आदमी और औरत है उसके बारे में बात कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। हवा में बात नहीं कर रहे हैं साहब, बहुत बड़े बड़े फलसफे की बात नहीं कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं कि ये है भाई, ये हम लोग आपके लिए करेंगे, आगे आपके ऊपर है। खैर सर आपने आज केदार नाइक जी की तारीफ नहीं की है। केदार नाइक जी इज ऑलवेज वंडरफुल, ही इज ब्रिलियंट, लुक एट हिम यार। आई मीन सर मैं आपको मराठी भाषा दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो कि कल है। आपको भी, और आपको बहुत शुभकामनाएं, मराठी भाषा दिवस आप भी अपने ऑफिस में और अपने सारे लोगों के साथ मनाएं। जी जी। और यहाँ पर मैं कल्प्रिट हूँ कि मराठी बोलनी अच्छी तरह अभी तक आती नहीं है मुझको, तो मैं कल से एकदम या आज ही से सीखना शुरू कर देता हूँ। समझ में आती है लेकिन बोलने में हिचकिचाहट है, कोई वो एक होता है ना, एक हेजिटेशन होती है बोलने में, तो वी विल ट्राई एंड करेक्ट दैट। केदार नाइक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड you are the handsomest spokesperson for any political party. Yes. And I think you need to be in Bollywood, you need to be a leading man. मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब क्या नाम है उनका, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन वगैरह सबको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर केदार नाइक जी आप आ जाओगे बॉलीवुड में, मुझको ऐसा लग रहा है। राइट, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। Well, I love talking to the Maharashtra Navnirman Sena. They are so sincere. They're so full of energy. And they really have something good to talk about. And they're very practical above all. सबसे बड़ी बात है, बहुत practical है। फिलहाल that's it for the show tonight. We'll take the comments tomorrow. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें साहब।
वो घंटी जो बजी है ना, उस घंटी के ऊपर क्लिक कर दें, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को. And that's just about it from both Pradeep ji and me. Pradeep ji and I, it should be, but in colloquial terms, it's always me. In actual terms, in grammatically correct terms, it is Pradeep Nambiar ji and I. But in any event, you understand what I mean. That is just about it. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम.